Hello my dear student, welcome again to our YouTube channel that is Exam Hut. Thanks for being connected with us. हमने अभी तक रे ऑप्टिक्स के अंदर जो स्टडी कर लिया, आई होप आप लोगों ने वो सारे लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे और आज हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, इनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन टॉपिक्स पे चलूं, इससे पहले हम थोड़ा सा लेंसेज के बारे में ब्रीफ में थोड़ा और समझ लेते हैं जो हमने अभी तक सीखा है उनसे हटके। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमने एक चीज सीखा, एंगल ऑफ डेविएशन हमने पढ़ा था, विच इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म एंगल के अंदर हमने डेविएशन देखा, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने ये भी स्टडी किया, आपने लेंस मेकर फॉर्मूला स्टडी किया था जिसमें हमने पढ़ा था म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और पावर को अगर हम कंपेयर करें तो पावर के साथ में भी ये रिलेशन। बात ये नहीं है कि ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, बात ये है जो अभी आएगी। मान लो कि हमारे पास में ये वाला लेंस है, इस लेंस को थोड़ा सा अच्छे से बना लूं मैं, ये लेंस है और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैंने कहा कि मेरे पास एक व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है बेटा? व्हाइट लाइट। अब लेंसेज में क्या होते हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, क्रोमैटिक एबरेशन हम जिसको बोलेंगे। अभी क्रोमैटिक एबरेशन के बारे में बता रहा हूं। क्रोमैटिक एबरेशन, अब ये क्या चीज है इसके बारे में सीखते हैं। हमें लगता है कि इस लेंस का क्या काम है, एक ही फोकस पॉइंट के ऊपर सारी रेज जो है कन्वर्ज होंगी, अभी तक यही पढ़ा हम। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें यह पता है कि लेंस क्या करता है, अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग शो करता है। और हमने जब डिस्पर्जन स्टडी किया था तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन से कलर की हो रही थी, वॉयलेट कलर की। ऑब्वियसली रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम थी। रेड कलर की बेंडिंग अगर सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा रेड कलर के लिए। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने प्रिज्म के केस में समझा, उसको साथ में रिलेट करके पढ़ा। ये मेरे पास में वॉयलेट कलर मिला मुझे और यहां मिला था सबसे ऊपर रेड कलर, ये व्हाइट लाइट। ये मान लो हमने कहा कि अगर लाइट रे स्ट्रेट जाती तो ये कुछ होता। ये एंगल बन रहा था वॉयलेट कलर के लिए और ये है रेड कलर के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा है। अब ज्यादा जिसका बेंडिंग हुआ इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। उस कलर के लिए इस प्रिज्म ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा शो किया होगा, दैट्स वाई उसकी बेंडिंग ज्यादा है। यहां पे भी ऐसे ही होगा, यहां बेंडिंग किसी की ज्यादा होगी तो किसी की कम होगी। तो मेरे पास में बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी हो रही है, वॉयलेट कलर की, तो यहां वॉयलेट कलर मिलेगा और यहां मुझे मिलेगा रेड कलर के लिए फोकस पॉइंट। तो जो फोकस पॉइंट है एफ वी और एफ आर, ये एक ही जगह पे नहीं होंगे। अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो डेफिनेटली वॉयलेट कलर, रेड कलर, जितने भी हमारे 7 कलर है विबग्योर के अंदर, सबका जो फोकस पॉइंट है वो अलग अलग बनेगा। वेरी क्लोज टू द लेंस किसका बनेगा, वॉयलेट का, और फार अवे बनेगा रेड का। अब ये जो शिफ्टिंग है यहां से यहां तक, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल शिफ्टिंग है फोकस में, ये है एब्रेशन, जिसको हमने कहा क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, अगर मैं यहां पे व्हाइट लाइट की बजाय मोनोक्रोमैटिक लाइट लेता, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट यूज करते, तो डेफिनेटली इसका फोकस पॉइंट एक ही होता, इसका सिंगल पॉइंट एक ही होता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। इमेज फॉर्मेशन भी अगर इनसे होंगी तो उनकी भी हाइट अलग अलग होगी। ठीक है, उनकी हाइट भी अलग अलग होगी। अब बात आती, देखो, एक तो ये चीज याद रखना कि जब भी आपको लगे कि फोकस पॉइंट जो है या फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, रिलेशन सारे याद रखने हैं।
पावर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। डेविएशन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डेफिनेटली फोकल लेंथ और डेविएशन के साथ क्या रिलेशन होगा? रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होंगे। ये ऐसे छोटे छोटे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करते हैं। लेंसेज को सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि लेंसेज को कंबाइन ही क्यों करते हैं भाई? क्या जरूरत पड़ गई कंबाइन करने की? लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम खास वजह से करते हैं। कहीं पे हमें मैग्निफिकेशन बढ़ाना हो तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिएगा। किसी जगह पे डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ एबरेशंस होते हैं लेंसेज के, मैन्युफैक्चरिंग में एरर हो सकता है, ठीक है। लेंस को जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो बनाते हुए उनमें कुछ एबरेशंस, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को सेपरेट आउट करने के लिए भी हमें लेंसेज का कॉम्बिनेशन करना होता है। अभी हम दो लेंस को कंबाइन करके देखते हैं कि उनकी फोकल लेंथ, पावर क्या कुछ रहने वाली है। मेरे पास में एक लेंस, मैंने कन्वेक्स लेंस ले लिया अभी के लिए। लेंस कोई भी हो सकता है, और ठीक इससे हमने कंबाइन करते हुए बनाएंगे ये लेंस। ये दूसरा लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ को मैंने f1 और f2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। इनका जो नेट फोकल लेंथ बनने वाली है, वो नेट फोकल लेंथ क्या होगी? इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव लेते आ रहे हैं और कनकेव की नेगेटिव लेके आ रहे हैं। यहां पे मैंने दो कन्वेक्स लिए हैं, जरूरी नहीं है दोनों कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव लेंस भी हो सकते हैं, बट वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करते हुए उनकी फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशंस को जरूर से जरूर दिमाग में रखना है। चलो अभी हम इसके फोकल लेंथ की बात करते हैं। नेट फोकल लेंथ जो भी आने वाली है, कैपिटल एफ से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इनकी कॉम्बिनेशन से वो आ जाएगी 1/f1 + 1/f2, ठीक है। ये याद रखिए आप, अगर लेंसेज के बीच में कोई गैप नहीं है तो। हाँ, अगर ये दोनों ही कनकेव होते तो f1 और f2 दोनों माइनस का साइन आता। अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव होता, कुछ ऐसे ऐसे, तो जो लेंस कन्वेक्स दिख रहा है उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव और दूसरे के लिए हम लेते नेगेटिव। ओवरऑल जब हम इस फॉर्मूले में रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारा एक कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा, और अगर आती पॉजिटिव तो हम कहते कि वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करेगा। फोकल लेंथ का हमें समझ आ गया। पावर इसी का रेसिप्रोकल होता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। P1 + P2 लिखूंगा, जितने भी लेंसेज हैं लेट देम कंबाइन, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन, सो लीनियर मैग्निफिकेशन m = m1 × m2। मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होती है, मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ये कॉम्बिनेशन के दौरान हम फॉर्मूले यूज करेंगे। इन केस अगर इनके बीच में गैप होता, इन केस इनके बीच में गैप इंट्रोड्यूस कर दिया होता, जैसे भाई हमने कहा कि अभी मैंने क्या किया, गैप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नया केस लेते हैं, एक लेंस यहां रख लिया, एक लेंस यहां रख लिया। अब इनके बीच में गैप रख दिया मैंने, इसकी फोकल लेंथ को f1 और इसकी f2 फोकल लेंथ ले ली, और इनके बीच का जो गैप है लेट्स सपोज उसको मैंने d से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसा करने पे इनके फोकल लेंथ पे, नेट फोकल लेंथ पे, पावर पे या मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ये पहला जो लेंस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, और जो इमेज बनेगी वो नेक्स्ट लेंस उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके फाइनल इमेज बनाएगा। तो इसमें जो फोकल लेंथ हम निकालेंगे 1/f = 1/f1 + 1/f2 और -d/f1 f2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बेटा। ये शॉर्ट ट्रिक्स में याद रख लीजिए। पावर है तो हम लिखेंगे P1 + P2 - d × P1 P2 पावर, और लीनियर मैग्निफिकेशन अगेन m = m1 × m2 ही रहेगी।
ठीक है, चलो अब आपको ये चीज तो समझ आ गई। अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन टॉपिक में आता है हमारा सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप, सारे बच्चे जानते हैं माइक्रोस्कोप है क्या। टाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम एनलार्ज करके देखते हैं, मैग्निफाइड उसका व्यू देखते हैं। बायोलॉजी के अंदर ज्यादातर बच्चों को पता होता है माइक्रोस्कोप है क्या, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होता है। सेल टिश्यूज उनको देखना होता है, अलग अलग बैक्टीरियाज देखने होते हैं। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली कितने तरह का होता है, और हम ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनकी मैग्निफिकेशन क्या होने वाली है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू एनलार्ज द इमेज, ठीक है, या मैग्निफाइड व्यू हमें देखना हो, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करके देखना हो, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप भी फिर आता है दो तरह का, कैसगेरियन और इसके अलावा न्यूटोनियन। कौन कौन से मैंने बात की है, कैसगेरियन और न्यूटोनियन, ठीक है। अब वो क्या होते हैं उन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे जो आप यूजुअली घर में भी यूज करते हो। सिंपल जो मैग्नीफाइड ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी इसका काम भी मैग्नीफाइड व्यू देना है। लेकिन कौन सा लेंस है ये, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को हम यहां पे क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी किस तरीके से इमेज बनाता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। मान लो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस पॉइंट बनेगा। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो कहां से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, ठीक है। दूसरी जा रही है यहां पी पॉइंट से। और जब ऑब्जेक्ट हमने पोल और फोकस के बीच में रखा था तो हमने देखा था कि उसकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, ठीक है। और वो किधर बनेगी, मान लो कि भाई और इसका व्यू हमने देखा यहां कहीं पे इसकी इमेज बनती होगी, यहां इमेज बन गई। और इस इमेज को हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। इस इमेज को हमने नाम दे दिया बेटा ए डैश और बी डैश। ये हमारी ए बी इमेज थी। डेफिनेटली इसकी हाइट जो भी थी वो h कहा हमने, इसकी हाइट को मैंने h डैश से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे हम बात करेंगे इसके एंगुलर मैग्निफिकेशन का। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये एक्चुअल में एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। अब इसको मैंने लिख लिया भाई, ये टेंजेंट ऑफ बीटा बना दिया मैंने इमेज से, और इसको मैंने कह दिया टेंजेंट ऑफ अल्फा। वैसे तो टेंजेंट मैंने एडिशनल में जोड़ा है, आप चाहो तो एग्जैक्टली तो इसको टेंजेंट ऑफ अल्फा वगैरह लिखने की बजाय बीटा अपॉन अल्फा, लेकिन एंगल वेरी वेरी स्मॉल होंगे, दैट्स वाई
टेंजेंट ऑफ अल्फा मैं लिख सकता हूं और टेंजेंट ऑफ बीटा लिख सकता हूं, टेंजेंट ऑफ। अब मेरे को यहां यूज करना है टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया, ये यहां से यहां तक का भी मैंने इसको कोई नाम दे दिया, मैंने इसको, ये ए डैश है, इस पॉइंट को मैंने एक्स लिख दिया, एक्स बी डैश, ये वाली, ये बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर मैंने लिया है। अब ये एंगल, ये तो इमेज के साथ बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली, इमेज के साथ जो एंगल बना उसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और जो ये इमेज बनेगी, इसको ऑब्जेक्ट ही कहें ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बराबर एक ही डिस्टेंस के ऊपर इमेज और ऑब्जेक्ट हो तो एंगल कितना बन रहा है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट के साथ यही वाला एंगल ले लिया तो सेम हो जाएगा, तो क्योंकि इसी के लिए ऑब्जेक्ट है या इसी के लिए इमेज है, तो फिर एंगल तो सेम हो गया, मैग्निफिकेशन 1 हो गया, जो कि नहीं है। यहां पे मैंने इसको अल्फा लिखा। अब टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट बीटा की वैल्यू आप लिखोगे बेटा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू होगी ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ये पी से इस बी डैश तक की डिस्टेंस, पी बी डैश। और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू जो है पलट के लिखूंगा, पी बी डैश अपॉन एक्स बी डैश, एक्स बी डैश, ओके। अब देखो, इसको आप चाहे किसी भी तरीके से लिख लीजिए, एम इज इक्वल टू, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ए डैश बी डैश अपॉन एक्स बी डैश मैंने लिखा। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज हाइट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट। डिस्टेंस के रेशियो में आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, माइनस ऑफ वी बाय यू, माइनस ऑफ वी बाय यू, ठीक है। तो बच्चों अभी हम बात करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज करते हो, जिसको आप कन्वेक्स लेंस कहते हो, वही है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए, इसके लिए इसकी मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैं कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए मैंने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया और लेट्स सपोज यहां इसके फोकस पॉइंट से ठीक पहले मैंने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब एक रे तो हमें पता है ऐसे जाएगी डेफिनेटली, और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये इससे दूर हटती हुई चली जाएगी। इनके आगे मिलने के चांस तो है नहीं। और हमने देखा था कि पोल और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो मैंने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसकी बना ली। बनी कहाँ पे, यहां कहीं पे बनेगी, ऐसे बनेगी। इसकी भी ऐसे इमेज बनाओ आप, यहां इमेज फॉर्म हो गई, ये इसकी इमेज बन गई। इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश, और ये है हमारा बी डैश। एक एडिशनल काम और कर लेते हैं, ये इसको मैंने x नाम दे दिया। ये भी हमारे इमेज की हाइट के बराबर मैंने डिस्टेंस पे ले ली। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस pb है और इमेज डिस्टेंस pb डैश है। एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्वर्स आई। अभी मान लो इमेज के साथ में एंगल बन रहा है ये, इसको मैंने बीटा कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, बीटा एंगल। अब वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और इमेज भी इसी लाइन से बन रहा है, तो डेफिनेटली एंगल तो सेम है, लेकिन सेम एंगल होने पे बीटा ओवर अल्फा मैं निकालूंगा। यहाँ पे कैपिटल M इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, तो ये तो वैल्यू 1 आ जाएगी। अब 1 आनी नहीं चाहिए, ये 1 नहीं आएगी, ठीक है। यहां से मैंने
एक एंगल और ये अल्फा, इसको मैंने ऑब्जेक्ट के लिए एंगल बोल दिया। सेम डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट इमेज हो तो ऑब्जर्वर्स आई पे एंगल कितना बनेगा, उनका रेशियो। यहाँ पे आप इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा लिखो और इसको लिखो आप टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू आप निकाल लो अलग से। टेंजेंट बीटा की वैल्यू मैं ट्रेंगल इसको लिख लेता हूं, ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी के अंदर है, या फिर आप ए बी डैश से निकाल लो, ए बी पी से, ए बी सी, इससे हमें टेंजेंट ऑफ बीटा मिल जाएगा। कितना है, ए बी अपॉन पी बी बनेगा, ये साइड अपॉन ये साइड। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा m इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू बनेगी वो ट्रायंगल मैंने ले ली एक्स बी डैश और पी, इसमें टेंजेंट अल्फा हमारा आ जाएगा कितना बेटा, एक्स बी डैश अपॉन पी बी डैश। ये वैल्यू यहां रख लो, ये वैल्यू यहां रखेंगे तो पलट के रखेंगे पी बी डैश अपॉन एक्स बी डैश, और एक्स बी डैश किसके इक्वल है, एक्स बी डैश हमारा ए बी ऑब्जेक्ट के बराबर ही है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ। सो m इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया पी बी डैश अपॉन पी बी। पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, v से, माइनस v से, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ u, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया v बाय u। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि लीनियर मैग्निफिकेशन v बाय u होता है इसके केस में। अब इसको हम लेंस फॉर्मूला लगा करके इसको मॉडिफाई करते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मेरे पास फॉर्मूले में v बाई यू है, तो मैं इसको v बाई यू बना लेता हूं। इसको मैंने v से मल्टीप्लाई किया, v बाई एफ बना बेटा, ये बनेगा v बाई v, यानी इसको 1 लिख दूं मैं डायरेक्ट, माइनस v बाई यू, v बाई यू। अब v बाई यू की वैल्यू मुझे चाहिए है, तो मैंने लिखा v बाई यू इक्वल्स टू 1 माइनस v बाई एफ, v बाई एफ। तो यहां मैग्निफिकेशन आ जाएगा, v बाई यू की जगह पे मैंने 1 माइनस वी बाई एफ लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए, साइन कन्वेंशन, इसमें इसकी फोकल लेंथ f जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है ये क्लियरली देखने के लिए जरूरी है हमारे आईज के डिस्ट्रिक्ट विजन पे बने या इन्फिनिटी पे। तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट विजन और इन्फिनिटी के बीच में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी की हम इमेज क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, रेटिना पे इमेज बनेगी। तो ये हमने लिख दिया माइनस ऑफ डी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डी डिस्ट्रिक्ट विजन है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डिस्ट्रिक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने इसको ये फॉर्मूला यूज किया, तो बेटा आ गया 1 प्लस डी बाई एफ, डी बाई एफ। कब आया है, जब फाइनल इमेज कहां पे बनती हो, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट विजन, जब फाइनल इमेज डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनती हो। और अगर इंफिनिटी पे बनती है तो, और अगर इंफिनिटी पे बनती है तो मैं यहां लिख देता हूं ए फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो d बाई एफ, इसका फॉर्मूला बनेगा d बाई एफ, d बाई एफ। ठीक है, जो इमेज फाइनल इमेज हमारी अगर डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है तो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है, और अगर फाइनल इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनती है तो d बाई एफ है। अगर d बाई एफ है, अगर इंफिनिटी पे बन रही है और डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनेगी तो इसमें एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे हो, मैग्निफिकेशन इज रेसिप्रोकल द फोकल लेंथ। इस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसका फोकस, उसका जो मैग्निफिकेशन है उतना ही ज्यादा बनेगा, उसका मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा बनेगा। ये तो था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है।
उस पर डिस्कशन चलता है अभी हमारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा पहली बात तो इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम ही क्यों रखा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको कहने के पीछे जो वजह है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लेंस यूज होंगे, कन्वेक्स लेंस, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन को और ज्यादा करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक से ज्यादा लेंसेज का इस्तेमाल कर दिया, और जो फर्स्ट लेंस इमेज बनाएगा वो नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चलो बनाते हैं, बिना उसके हमें समझ में नहीं आएगा। खास करके बोर्ड क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनके तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत पक्का जो है फाइनल एग्जाम में मोस्टली आता ही है। ठीक है, टेलीस्कोप आ जाए या माइक्रोस्कोप आ जाए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां मैंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस पे बनाना है। याद रखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैं दो लेंस का इस्तेमाल करूंगा, एक को हम आईपीस बोलेंगे, एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की जाए तो उसकी फोकल लेंथ और एपर्चर कम होता है, ठीक है, और आई पीस का ज्यादा होता है, याद रखना। अब इसके मैंने यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, इसकी फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये इसका मैंने P1 नाम दे दिया, और ये इंसिडेंट रे जो पहली निकल रही है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ये इसके फोकस पॉइंट से, इसको मैंने आई पीस बोला है, L1 बोल दो इसको आप चाहो, या फिर इसको सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस L1। अब दूसरी रे जो है वो फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी, ये कहीं ना कहीं मीट करेगी, ये मान लो यहां मीट कर गई, मिला देते हैं, चलो यहीं पे, यहां इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये है फोकस पॉइंट किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, FO बोल दिया मैंने। यहां पे इमेज बनी, इस इमेज का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होएगा हमें। ये इमेज बन गई A डैश और B डैश, इस इमेज का नाम दे दिया मैंने A डैश B डैश। अब इसको अगर आप फाइनल इमेज डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनाना चाहते हो तो जो हमारा आई लेंस होगा, आई लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और उसका फोकस पॉइंट है उसके बीच में आना चाहिए इसको, तभी आप डिस्ट्रिक्ट विजन पे बना सकते हो। तो मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट विजन पे ही बनानी है, तो भाई इसके लिए लेंस थोड़ा ज्यादा बड़ा चाहिएगा अपने को, इसका एपर्चर और फोकल लेंथ हमें ज्यादा चाहिएगी। इसको हमने बोल दिया आई पीस या आई लेंस कह दो, ठीक है। अब इसका फोकस पॉइंट मैंने यहां कहीं पे कंसीडर कर लिया कि भाई ये है आई लेंस का फोकस पॉइंट, ठीक है, और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर P2। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है मान लो। अब इसको इमेज कंसीडर कर रहा है, इमेज कंसीडर करके इसकी फाइनल इमेज बनाएगा, सॉरी इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करके फाइनल इमेज बनाएगा। ये है भाई हमारा पहली रे, और इसके बाद जो रे जाएगी वो फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी, और वो डेफिनेटली आगे गैप बढ़ता जाएगा, तो आगे मिलने के चांस उसके नहीं होंगे, हम ये इमेजिन करके चलेंगे। तो थोड़ा अच्छे से बनाते, आगे इनके मिलने के चांस है नहीं, तो हम इमेजिन करते हैं कि भाई जो भी कहाँ मीट करेंगे, ये लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे मीट करती होगी, ठीक है, यहाँ मीट कर गई, और फाइनल इमेज मान लो ये बन गई। इसको फाइनल इमेज जो बनी उसको मैंने नाम दे दिया A डबल डैश, और इसको हमने कह दिया B डबल डैश। इमेज फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से हम सारा कुछ बना पाएंगे। ये एक फिगर बन गया जब इमेज कहाँ पे बनती हो, डिस्ट्रिक्ट विजन पे। कहाँ पे बनती हो, डिस्ट्रिक्ट विजन पे। अब इसके लिए मैंने
ये जो डिस्टेंसेस है सारे, इन सारे डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बेटा। और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? आई लेंस के लिए। यूई हमने रिप्रेजेंट किया, यूई आई लेंस के लिए। ये फोकस पॉइंट है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये फोकस पॉइंट है आई लेंस के लिए। अब फाइनल इमेज बन रही है कहां पे? फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? फाइनल इमेज बन रही है वीई, इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस। और इसको हमने कह दिया डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है, डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है। ये है, इसका फॉर्मूला बनाएंगे अब इस इमेज से। ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से टिप्स पे कर लो। चलो अब हम इसके डेरिवेशंस पे आते हैं। अगेन यहां पे भी वही डेफिनेशन, एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्प्लेस, इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एम। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना बनेगा? याद रखना इसमें दो लेंस है, अभी थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन का मैंने बताया था। तो इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन एम ओ इंटू एम ई लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, एम ओ इंटू एम ई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है एम ओ कितना है और एम ई कितना है। एम ई को यानी इसका आई लेंस का जो मैग्निफिकेशन है, इस पे अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का निकाला तो वही तो होगा, क्योंकि उसमें हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनी थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट वही तो बन रहा है। तो मैंने यहां पे आई यानी एम ई जो है, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1 प्लस डी बाय एफ, 1 प्लस डी बाय एफ। एफ कौन सा आएगा? आई लेंस की बात हो रही है तो आई लेंस का। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मैं यहां यूज करूंगा। अच्छा एम ओ, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, तो एम ओ कितना लिख सकता हूं? लेंस के केस में हमने पढ़ा है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस का कितना होता है, उसको हम लिख सकते हैं वी बाय यू, वी बाय यू, वी बाय यू। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये माइनस का, और इमेज डिस्टेंस कहां से कहां तक है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस बनाते हैं बेटा, कितना बनेगा? यहां से लेके यहां इमेज बनी है, तो इसको आप लिखोगे वी ऑब्जेक्टिव लेंस यहां। इसका पॉजिटिव लेंगे साइन कन्वेंशन। तो ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट करनी नहीं है। m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी नॉट बाय यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये फाइनली रिजल्ट आ गया। कहां पे बनी है इमेज? डिस्ट्रिक्ट विजन पे। तो यहां पे ये चीज भी ध्यान रखना, ये केस मैंने लिया है फाइनल इमेज एट, फाइनल इमेज एट डिस्ट्रिक्ट विजन। फाइनल इमेज कहां पे बनती हो? डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनती हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, उस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, हाँ साथ साथ में नोट करते रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये कंफ्यूज करेंगी सारी चीज। एक चाहिएगा हमें ट्यूब लेंथ बेटा इस केस में। ये ट्यूब लेंथ का क्या चक्कर है? ट्यूब लेंथ होता है एल, एल किसके बराबर है? इस लेंस और इस लेंस के बीच का गैप कितना है, इसको हम ट्यूब लेंथ बोलेंगे। तो एक बात देखो, ये वी नॉट है और ये यूई है, इसी को तो हम मिला के क्या बना रहे हैं? ट्यूब लेंथ, यानी वी नॉट प्लस में यूई। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेना है, लेंथ है ये सिंपली इनके बीच की, तो ये माइनस मत ले लेना। तो ये आ जाएगी ट्यूब लेंथ इस केस में। अगर फाइनल इमेज डिस्ट्रिक्ट विजन पे ना बन के इन्फिनिटी पे बनती होती, if final image formed at infinity, इन्फिनिटी पे जब बनेगी तो मैंने इसमें वेरिएशन बताया था डी बाई एफ की हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा मैं एफ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट और इंटू डी बाई एफ ई।
ये बन जाएगा, नोट कर लीजिए साथ साथ में। और एक और चीज यहाँ पे कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बना देता है, जब इस लेंस ने इमेज कहां पे बनाई हो, इस लेंस के काफी क्लोज बना दी हो, if image formed by objective lens is very close to eyepiece, eyepiece यानी आई लेंस, तो उस केस में इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये v नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट ट्यूब लेंथ के बराबर, तो मैंने इसको लिख दिया l। और ट्यूब लेंथ के बराबर कब होगा, जब ये ऑलमोस्ट फोकल लेंथ के बराबर हो, यानी एफ ओ, और यहाँ पे डी अपॉन एफ ई एज इट इज, ये यूज करेंगे उस केस में फॉर्मूला। हो सकता है आपको ऐसा कहीं पे दिखे तो आप कंफ्यूज मत होना, जब इसने इमेज बनाई उसके क्लोज में बिल्कुल, तो उस केस ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इतना बना लिया है सबने, इसके बाद सेम टू सेम यही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जब नियर टू बनेगा तो यहां पे आप क्या बनाओगे बेटा, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ l अपॉन यू नॉट, यू नॉट की जगह मैंने इसको क्या लिखना है फिर एफ ओ, और 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये लिख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट्स में बिल्कुल उतार लीजिए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेसिकली क्या काम आते हैं, टेलीस्कोप जनरली हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के काम में लेते हैं। तो टेलीस्कोप की टाइप कई तरह की, जैसे मान लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो गया, इसके अलावा गैलीलियन टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, ये टेलीस्कोप की टाइप है। तो हम सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड सिलेबस में भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब आप पढ़ोगे बेटा, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि जैसे पिछले वाले केस में हमने, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव लेंथ का फोकल लेंथ और एपर्चर लार्ज रखा था। इस बार सॉरी, ऑब्जेक्टिव आई पीस का लार्ज रखा था, इस बार हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर और फोकल लेंथ को ज्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू द आई पीस। हाइयर द aperture of objective lens, the higher will be resolution। अब ये रेजोल्यूशन क्या होती है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इमेज बनाते हैं, टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉर एग्जांपल हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में लेते हैं ऐसे टेलीस्कोप को। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। इमेज फॉर्मेशन करते हैं, रेज आ रही होंगी कहीं से, इन्फिनिटी से आ रही होंगी, ठीक है, अल्फा एंगल बनाते हुए आ रही है मान लो, और ये कहां पे मीट करेंगी, इसको मैंने कंसीडर कर लिया भाई यहां कहीं पे ये मीट करेगी, फोकस पॉइंट से होती हुई यहां मीट कर गई। ये P1 है, ये फोकस पॉइंट किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का। इमेज को हमने यहां पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। फाइनल इमेज चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पे,
यानी डी के ऊपर फाइनल इमेज चाहते हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डैश बी डैश जो इमेज बनी है वो आई लेंस के पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस पॉइंट के बीच में आनी चाहिए, सो दैट कि उसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बने। चलो बनाते हैं, यहां बना लिया मैंने इसको। इसका एपर्चर इसके कंपैरिजन में कम बनेगा। अब ये आगे मिलने के चांसेस इन रेज के होंगे नहीं, तो ये पीछे ही इमेज बनाएगा। किस तरीके से बनाता है वो चेक करते हैं। भाई ये मान लो यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्मेशन कर रहा है और इसकी इमेज बनी यहाँ कहीं पे। यहाँ बन गई इमेज, फाइनल इमेज यहाँ पे इसकी बनी है यहाँ। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया अगेन ए डबल डैश और ये है बी डबल डैश। यूज कर लेते हैं जो जो हमने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये तो एफ इन्फिनिटी के बराबर है, इन्फिनिटी पे बनेगी तो इन्फिनिटी के बराबर है। और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां कहीं तक बनेगा। और ये है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है आई लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट विजन के बराबर मान के चलेंगे यहां तक। ये अल्फा एंगल है तो इधर भी अल्फा बना लो आप, ये बीटा एंगल है। चलो अब सोल्व करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा। ठीक है, अब टेंजेंट बीटा क्या है और टेंजेंट अल्फा क्या है। टेंजेंट बीटा आपको मिलेगा इस ट्रायंगल के अंदर। कौन से ट्रायंगल के अंदर, यहां लिख लो, इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश और P2। इसमें टेंजेंट ऑफ बीटा निकालिए, ए डबल डैश बेटा बी डबल डैश अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस P2 बी डबल डैश। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, P1 ए डैश बी डैश, इसके अंदर टेंजेंट ऑफ अल्फा पड़ा है अपना, इसको मैं लिखूंगा ए डैश बी डैश अपॉन पी बी डैश। यहां पे वापिस वैल्यू रख देते हैं। टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपने रखी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन P2 बी डबल डैश, पलट के यहां रखेंगे ये वैल्यू पी बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब देखो ये ऑब्जेक्ट किसके लिए, आई लेंस के लिए, ये आई लेंस है, आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और आई लेंस के लिए इमेज है। तो मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है ये डबल डैश ये हाइट ऑफ इमेज है किसके लिए, आई लेंस के लिए, और ये P2 बी डैश P2 बी डबल डैश, हाँ ए डैश बी डैश ये तो क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश ये तो इसकी इमेज हाइट हो गई इस लेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, ए डैश बी डैश। ये देखो ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट हाइट। अब यहाँ पे पीबी डैश ओवर पीबी, अब ये इसको आप लिख सकते हो, ये किसका मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन है आई लेंस के लिए वैसे तो, ठीक है। और पीबी डैश अपॉन P2 बी डैश, P2 बी डबल डैश, P2 बी डैश ये वाला ये डिस्टेंस, इसको आप UE कह रहे हो। और दूसरा है पीबी डैश P1 बी डैश,
ठीक है, P1B डैश, इसको भी लिख दो P1B डैश। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनल आंसर हम इसका कैलकुलेट करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कितना आता है। हाँ जी बेटा, देखो अब इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, जिसको आप लिखोगे टेंजेंट ऑफ बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपको दिख रही होगी, इस ट्रायंगल में मिल जाएगी, जो ट्रायंगल है P2B डैश A डैश, इसके अंदर आप टेंजेंट बीटा की वैल्यू लिखोगे A डैश B डैश अपॉन P2B डैश बेटा, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू ये इसमें, इसको पलट के लिखोगे A डैश B डैश, तो यहां लिखूंगा मैं A डैश B डैश, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इसको लिख रहा हूं मैं P1B डैश। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, यहां पे क्या बचा P1B डैश, P1B डैश इमेज डिस्टेंस है, प्लस का ले रहा हूं साइन कन्वेंशन के साथ में, अपॉन में P2B डैश, P2B डैश ये क्या है माइनस का UE, ये आ गया मेरे पास में M। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, आई लेंस के लिए मैं मॉडिफाई करके लिखता हूं, फॉर आई लेंस बेटा 1/FE इज इक्वल्स टू 1/UE प्लस 1 लेंस है, लेंस के लिए VE माइनस 1/UE। 1/UE की वैल्यू मुझे चाहिए है माइनस की, तो 1/UE माइनस इक्वल्स टू, इसको इधर ही रखते हैं, इसको उठा के इधर ले आए 1/FE माइनस 1/VE, ये वैल्यू यहां इसमें यूज किया मैंने, ये वैल्यू मैंने इसमें यूज किया, तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगा बेटा, नोट कर लीजिए, M इक्वल्स टू V0 इंटू 1/FE माइनस 1/VE। अब हमने कहा फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है, फोकल लेंथ FP पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन मैंने यूज किया, तो क्या बनेगा VE इज इक्वल्स टू D डिस्ट्रिक्ट विजन माइनस का डिस्ट्रिक्ट विजन, M इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास V0 1/FE प्लस D 1/D, या फिर मैं कॉमन ले लेता हूं FE को, तो ये बनेगा मेरे पास V0 डिवाइड बाई FE, और यहां बना 1 प्लस FE से मल्टीप्लाई FE से डिवाइड, तो FE अपॉन D, ये फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का, ये फॉर्मूला बन गया इसके मैग्निफिकेशन का। ओके, माइनस साइन जरूर आएगा, एक माइनस साइन हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना छोड़ दिए हैं, माइनस आएगा, तो मैग्निफिकेशन ये आ रहा है, मैं साइन कन्वेंशन एक बार छोड़ के चल रहा हूँ, तो इतनी वैल्यू आ गई। अगर यही इमेज डिस्ट्रिक्ट विजन पे ना बन के इन्फिनिटी पे बनती तो कहाँ बनती, अगर इमेज ये कहाँ पे बनती इन्फिनिटी पे, तो कैसी बनती,
फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल्स टू वी नॉट किसके बराबर हो जाता, फिर ये एफ ओ के बराबर बनता, माइनस ऑफ एफ ओ ओवर एफ पी। ठीक है, उस केस में ये आंसर आता। ठीक है, टेलीस्कोप में इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। यहां पे ट्यूब लेंथ अगर आप देखोगे तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, वी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस में यू ई हम कह रहे थे। ठीक है, लेकिन इस बार ट्यूब लेंथ यहां कितनी हो जाएगी, इसको लिखोगे एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब भी बात आती है नॉर्मल एडजस्टमेंट की तो एफ ओ ओवर एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई ट्यूब लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये यूज करोगे। तो ये हमारा कौन सा टेलीस्कोप हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, बोर्ड सिलेबस में यही है, सिलेबस के अंदर। टेरेस्ट्रियल अगर आ जाए तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है वो भी बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप डायरेक्ट हम बता देते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके अंदर एक एडिशनल लेंस और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल लेंस और हम इसके अंदर डालते हैं जिसको इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये लेंस है, इसके बाद एक लेंस और हम यहाँ, और एक लेंस और। ठीक है, आई पीस के लिए इसको हम इरेक्टिंग लेंस बोल रहे हैं। इरेक्टिंग लेंस ये आपका आई पीस है ही, अगेन आई लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस बना। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ को एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ को एफ ई, और इसकी फोकल लेंथ को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें मेनली अब कितना मैग्निफिकेशन बनेगा, कितना मैग्निफिकेशन बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन इसका हमें निकालना है, डिस्ट्रिक्ट विजन पे अगर बनती है, एमडी से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट विजन पे अगर इसकी इमेज बनेगी तो उस केस में आप लिखोगे एफ ओ प्लस 4 टाइम्स दी एफ, ये बीच वाला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ का 4 टाइम्स। ठीक है, प्लस में हम लिखेंगे d इंटू एफ पी अपॉन डी प्लस एफ ई। डी क्या है, डिस्ट्रिक्ट विजन, डी क्या है, डिस्ट्रिक्ट विजन। तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए पढ़ा रहा हूं बस। लेकिन अगर हमने कहा कि इसकी इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इन्फिनिटी पे बन रही है तो आप लिखोगे एफ ओ प्लस 4 टाइम्स दी एफ और प्लस में एफ ई। तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे मैग्निफिकेशन का। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अभी बात जो हमने अभी तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, इनमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, डेरिवेशंस बोर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जो है हमें करने पड़ते हैं। कहीं पे बोल दिया नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो दिमाग तुरंत घुमाना है कि भाई नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप की कौन सी होती है, इसका मतलब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस एफ ई होगी, और उसका मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ एफ ई ओवर एफ ओवर एफ ई होगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर से हमारा क्या मतलब होता है, रिजॉल्विंग पावर बेसिकली जिसको आप बोल रहे हो वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है, उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होता है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है, जैसे मान लो भाई मैंने यहां पे 2 डॉट अगर बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 2 छोटे छोटे डॉट मैंने लगा दिए, इसको हम दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे,
एक स्टेज आएगी जिस जगह पे जाके ये हमें एक दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी आईज की भी रिजॉल्विंग पावर होती है, उसकी भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। अब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट की डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेज कैसे प्रोड्यूस करके देता है, कहां तक वो उसकी सेपरेट इमेज हमें प्रोड्यूस करके देगा, वो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेज। क्या चीज बोल रहा हूं मैं? द एबिलिटी of optical instrument to produce distinct separate images of two closely spaced object। दो नजदीक नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर सेपरेट इमेज प्रोड्यूस करके देने की एबिलिटी जो है टेलीस्कोप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम उसकी रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। अभी बात करने जा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर कितनी बनेगी बेटा? ये डी क्या है? इसका एपर्चर है टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का एपर्चर जितना है वो एपर्चर इंपॉर्टेंट है, 1.22 लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, इसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर अपने से पूछता है किसका? माइक्रोस्कोप का। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर मान लो ये लेंस है, एक आई पीस लगा रखा है, इमेज यहां पे बनेगी, ये एंगल मान लो जो भी है अल्फा कह दो, मैंने थीटा कह दिया। इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने म्यू कह दिया। तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है बेटा वो कितनी बनेगी? ट्वाइस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ थीटा अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसका रिजॉल्विंग पावर ये होता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछे तो इसका रेसिप्रोकल है, इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आज का लेक्चर बहुत लेंथी था और उसको कवर करना जरूरी था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक का नाम हमने आज टाइटल रखा था, उसमें बहुत सारे हमने चीजों को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी तरीके से हमने टेलीस्कोप जब स्टडी किया तो टेरेस्ट्रियल और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करवाया आपको। और फिर उसके बाद में रिजॉल्विंग पावर हमने डिस्कस की टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लेंथी लेक्चर हो गया था। आई होप आप लोगों ने इसको कंप्लीटली देखा होगा। नहीं देखा तो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और रही बात नीट जेई के लिए, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बने रहिए एग्जाम हट टीम के साथ में। जय हिंद।